अल्सर, जिसे यूनानी में करहा भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में कुछ जानेंगे। सुपरफिशियल नॉलेज, जस्ट अ जनरल कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अल्सर? हम उसे डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे? अल्सर क्या होता है? ये कवरिंग एपिथेलियम की कंटिन्यूटी में कोई ब्रेक आ जाए, कोई डिसकंटिन्यूटी आ जाए या वो टूट जाए, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द कवरिंग एपिथेलियम, चाहे वो स्किन हो या म्यूकस मेम्ब्रेन हो। और ये चीज़ जो है आइदर फॉलो ट्रॉमेटिक रिमूवल या फिर मॉलिक्यूलर डेथ ऑफ सरफेस एपिथेलियम के बाद भी हो सकता है। दो तरीके से हो सकता है, ट्रॉमेटिक रिमूवल हो जाए या फिर मॉलिक्यूलर डेथ हो जाए सरफेस एपिथेलियम का। तो इसके नतीजे में जो कवरिंग एपिथेलियम होती है उसकी कंटिन्यूटी या उसके तसलसल में ब्रेक बिगाड़ आ जाता है। क्लिनिकली अल्सर को तीन तरीके से क्लासीफाई किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्प्रेडिंग अल्सर, हीलिंग अल्सर और कैलस अल्सर। जो स्प्रेडिंग अल्सर होगा उसके नाम से जाहिर है कि ये जो है विद पासेज ऑफ टाइम इट्स साइज विल इंक्रीज़। इसमें क्या होता है, सराउंडिंग स्किन जो होती है वो इन्फ्लेम्ड होती है, फ्लोर जो होती है वो कवर होती है स्लफ के ज़रिए, लेकिन उसमें कोई ग्रैनुलेशन टिश्यू नहीं होता। हीलिंग अल्सर जो होता है, सराउंडिंग स्किन जो है वो इन्फ्लेम नहीं होती है, फ्लोर में हेल्दी पिंक ग्रैनुलेशन टिश्यू मौजूद होते हैं, जो एज होता है उसके ऊपर ब्लूइश आउटलाइन होती है जो जाहिर करती है कि यहाँ पे एपिथेलियम की ग्रोथ हो रही है, या ड्यू टू ग्रोइंग एपिथेलियम वहाँ पर ब्लूइश आउटलाइन दिखाई देती है या ब्लूइश आउटलाइन दिखाई देती है एज पर। स्लाइट सीरस डिस्चार्ज मौजूद होता है हेल्दी अल्सर में। कैलस अल्सर मतलब नॉन हीलिंग अल्सर या ऐसा अल्सर जिसके अंदर कोई टेंडेंसी ना हो हील होने की। फ्लोर कंटेंस पेल ग्रैनुलेशन टिश्यू। पेल ग्रैनुलेशन टिश्यू जो होता है वो अनहेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है। इंड्यूरेशन मौजूद होता है बेस ऑफ द अल्सर पे, एज पर, और सराउंडिंग स्किन जो होती है ये भी इंड्यूरेटेड होगी और इट विल शो नो टेंडेंसी टुवर्ड्स हीलिंग। पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो की गई है अल्सर की, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन स्पेसिफिक जो अल्सर होते हैं उसमें आते हैं ट्रॉमेटिक, आर्टेरियल, वेनस, न्यूरोजेनिक अल्सर, इन्फेक्टिव अल्सर, ट्रॉपिकल अल्सर, क्रायोपैथिक अल्सर, मार्टोरल्स अल्सर, बेजिन्स अल्सर, डायबिटिक अल्सर एंड मिसेलेनियस। ये हमने देखा था नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक अल्सर में ऐसे अल्सर जिनका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हमें पता हो, इसमें कुछ क्रॉनिक डिसीज़ आती है जिनके नतीजे में अल्सर फॉर्मेशन होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, एक्टिनोमाइकोसिस, सॉफ्ट सोर, मेलोनीज अल्सर। ये जो अल्सर की अकसाम है ये कहलाती है स्पेसिफिक अल्सर। इसी तरह से थर्ड टाइप है मैलिग्नेंट अल्सर। मैलिग्नेंट अल्सर, इसकी एग्जांपल है एपिथेलियोमा, रोडेंट अल्सर एंड मैलिग्नेंट मेलानोमा। इसी तरह से कुछ और अल्सर की क्लासिफिकेशन बताई गई है, ये टाइप्स ऑफ अल्सर बताए गए हैं या ऐसे अल्सर बताए गए हैं जो कि एसोसिएट होते हैं कुछ डिसीज़ के साथ, जैसे पॉलीसाइथेमिया के साथ वो एसोसिएटेड हो, या ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर दैट इज़ कार्सिनोमा ऑफ द WBCs, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस हो, या अल्सरेटिव कोलाइटिस, पॉलियोमाइलाइटिस, आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, अक्लोरिक जॉन्डिस जिसमें HCl नहीं बढ़ा हुआ होता, वेरियस कोलाजन डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक लिम्फेडिमा, कॉर्टिसोन अल्सर। अब देखना है हमें पार्ट्स ऑफ अल्सर। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ अल्सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन, एज,
फ्लोर और बेस। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्जिन ऑफ एन अल्सर। मार्जिन क्या होता है? ये जंक्शन होता है बिटवीन नॉर्मल एपिथेलियम एंड अल्सर, दैट इज बाउंड्री ऑफ अल्सर। बाउंड्री ऑफ अल्सर जो है वो मार्जिन ऑफ अल्सर कहलाती है। यहाँ पर नॉर्मल एपिथेलियम मौजूद होगी और ये जो है ये अल्सर का पार्ट है। तो ये मार्जिन जो होती है, दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ एन अल्सर, या दिस इज़ अ जंक्शन बिटवीन नॉर्मल एपिथेलियम एंड द अल्सर। सो जो मार्जिन है या जो बाउंड्री है अल्सर की, वो रेगुलर हो सकती है या इरेगुलर हो सकती है। इसी तरह राउंड और ओवल हो सकती है। नाउ एज, एरिया बिटवीन मार्जिन एंड फ्लोर ऑफ एन अल्सर। तो हम इस डायग्राम में देखेंगे, दिस इज एज, ये है फ्लोर ऑफ द अल्सर, दिस इज मार्जिन। तो इस मार्जिन और फ्लोर के दरमियान का जो हिस्सा है ये कहलाता है एज ऑफ एन अल्सर। एरिया बिटवीन मार्जिन एंड फ्लोर ऑफ एन अल्सर इज कॉल्ड एज एज। इट मे बी ऑफ 5 टाइप्स। हम किसी अल्सर का एज देखकर भी डायग्नोसिस बना सकते हैं, टाइप ऑफ अल्सर या कॉजेज ऑफ अल्सर। लाइक अगर स्लोपिंग एज है, जो स्लोपिंग एज होता है वो हीलिंग अल्सर में पाया जाता है। ऐसे अल्सर जो टेंडेंसी शो कर रहे हैं हीलिंग की तरफ, या जिसके अंदर हीलिंग प्रोसेस हो रहा है, या जिसमें हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू मौजूद होते हैं, उसमें जो एज मिलता है वो स्लोपिंग एज मिलता है। इसी तरह ट्यूबरकुलर जो अल्सर होता है, इसमें अंडरमाइंड एज मिलता है। इसका क्या मतलब होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा स्लोपी एज, दिस इज स्लोपी एज। ये किस में मिलता है हमें? हीलिंग अल्सर में। ये सेकंड वन इज द अंडरमाइंड एज। अंडरमाइंड एज जो है वो ट्यूबरकुलर अल्सर में मिलता है। इसमें क्या होता है, अपर या सुपरफिशियल जो एपिथेलियम होती है, इसमें ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता। डिस्ट्रक्शन जो होता है वो अंदर की तरफ डीप साइड में होता है। तो जिसके नतीजे में जो एज हो जाता है वो अंडरमाइंड हो जाता है। एंड द थर्ड वन इज रेज्ड एंड बीडेड विच इज़ फाउंड इन बेसल सेल कार्सिनोमा। ये वाला अल्सर, ये वाले जो एजेस होते हैं रेज्ड और बीडेड, मोती की तरह दिखाई देंगे, तो ये मिलते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा में। पंच्ड आउट इन सिफिलिटिक एंड ट्रॉफिक अल्सर, ऐसे अल्सर जिसका कॉज सिफिलिस है या फिर ट्रॉपिकल अल्सर या ट्रॉफिक अल्सर जो होते हैं, जो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होते हैं, ऐसे अल्सर का जो एज होता है वो पंच्ड आउट होता है। दिस इज एंड द फिफ्थ वन इज रोल्ड आउट या इवर्टेड। इस किस्म का एज जो होता है, ये रोल्ड आउट, इवर्टेड, ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में मिलता है। फ्लोर ऑफ एन अल्सर, ये लास्ट पार्ट है, या यूँ कह सकते हैं कि ये एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ अल्सर है, जो कि जिसमें ग्रैनुलेशन टिश्यू, स्लव और डिस्चार्ज वगैरह मौजूद होता है, जो कि हमें एक्सपोज पार्ट है वो हमें दिखाई देगा। जो इसके नीचे पार्ट मौजूद होता है, जो कि बेस ऑफ द अल्सर कहलाता है, ये हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा, हम इसे पाल्पेट करके देखते हैं। दिस वन, ये हमें दिखाई दे रहा है, एक्सपोज पार्ट है, ये फ्लोर ऑफ एन अल्सर है। और उसी के नीचे जो मौजूद होगा वो बेस ऑफ द अल्सर होगा, जिसके ऊपर अल्सर मौजूद होगा। जो बेस होता है वो बोन, मसल, टेंडन, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से वैगनर्स ग्रेडिंग या क्लासिफिकेशन की गई है अल्सर के लिए। जो ग्रेड 0 होता है, इसमें प्री अल्सरेटिव स्टेज या हील्ड अल्सर को रखा गया है। ग्रेड 1 जो होता है वो सुपरफिशियल अल्सर। ग्रेड 2 अपर डीपर अल्सर, डीपर टू सबक्यूटेनियस टिश्यू एक्सपोजिंग सॉफ्ट टिश्यू और बोन। सबक्यूटेनियस टिश्यू से नीचे होगा जो ग्रेड 2 अल्सर होगा, जिसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यू और बोन जो है वो एक्सपोज हो जाएगी। ग्रेड 3 अल्सर हम उस वक्त कहेंगे जब
एब्सेस फॉर्मेशन हो जाए या फिर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाए। ग्रेड 4 जो होता है गैंग्रीन ऑफ पार्ट ऑफ टिश्यू या लिम्ब। और ग्रेड 5 जो होता है इसमें एंटायर एरिया और फूड जो होता है उसका गैंग्रीन हो जाएगा। दिस इज वैगनर्स ग्रेडिंग या क्लासिफिकेशन कहलाती है। डिस्चार्ज फ्रॉम द अल्सर, डिस्चार्ज जो कि फ्लोर में मौजूद होगा और इसके ज़रिए हम डायग्नोसिस कर सकते हैं अल्सर की, या प्रोग्नोसिस के बारे में हम पता करेंगे अल्सर की। जो डिस्चार्ज होता है वो 7 किस्म का हो सकता है। सीरस जो कि हीलिंग अल्सर में मिलता है, सेरोसिंग्यूनस, सेरोप्यूरुलेंट इन्फेक्शन के नतीजे में, प्यूरुलेंट इन्फेक्टेड अल्सर में मिलेगा, ब्लडी इन मैलिग्नेंट एंड हीलिंग अल्सर। अगर हीलिंग अल्सर है तो उसमें भी ब्लीडिंग मिलती है, और इसी तरह से मैलिग्नेंट अल्सर होता है उसमें भी ब्लीडिंग ऑन टच मिलती है। सीरस विथ सल्फर ग्रैनुल्स एक्टिनोमाइकोसिस, येलोइश कलर का जो डिस्चार्ज होता है वो ट्यूबरक्लोसिस में मिलता है। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएंगे अगर कोई अल्सर का केस हमारे पास आता है? तो सबसे पहले तो जो डिस्चार्ज है अल्सर से तो उसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराएंगे। इसी तरह एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए हम ग्राम स्टेन कराएंगे, एसिड फास्ट बेसिलाई मौजूद है या नहीं ये देखना है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। इसके अलावा साइटोलॉजी करके देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कोई कार्सिनोमेटस सेल तो नहीं है या इन्फ्लेमेटरी सेल मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्चार्ज का ये इन्वेस्टिगेशन कराया। सेकंड क्या है, एज बायोप्सी कराते हैं। इसमें 2 सैंपल्स लेते हैं, एक कोर से और एक, इसलिए 2 सैंपल्स इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकें। और थर्ड है एक्सरे ऑफ द पार्ट, ये देखने के लिए कि अंडरलाइंग जो बोन है उसका इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो रहा है, इन्फ्लामेटरी या बोनी रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। एफएनएसी ऑफ ड्रेनेज, ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स, एक्सरे चेस्ट कराते हैं टू रूल आउट ट्यूबरक्लोसिस। मॉन्टॉक्स टेस्ट कराएंगे। अगर सीरम एल्ब्यूमिन लेस देन 3 ग्राम परसेंटेज है तो इसकी वजह से भी हीलिंग नहीं होती है वुंड की जल्दी। इसी तरह से अगर एनीमिया का पेशेंट है जिसमें लेस देन 10 ग्राम परसेंटेज हीमोग्लोबिन है तो वो भी एक कॉज बनता है अल्सर के हील ना होने का, जल्दी हील ना होने का या डिले हीलिंग का। टू रूल आउट द कॉज ऑफ एन अल्सर हम क्या क्या कराएंगे, ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करेंगे, आर्टेरियल डॉपलर। आर्टेरियल डॉपलर हम उस वक्त करेंगे जब हमें उससे मिलती जुलती क्लिनिकल साइंस हो, जैसे कि लोकल टेम्परेचर सब नॉर्मल मिलेगा, इस तरह सीवियर पेन होगा आर्टेरियल वुंड में, ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लगेगा। वेनस डॉपलर कब कराएंगे, जब डायलेटेड वेन्स मिलेगी और ड्रैगिंग पेन, नाइट क्रैम्प्स। इसी तरह से ब्लड काउंट करेंगे, इन्फेक्शन तो नहीं है ये जानने के लिए। नाउ द मैनेजमेंट ऑफ एन अल्सर। सबसे पहले तो हमें कॉज को ट्रीट करना है। हमने इन्वेस्टिगेशन और क्लिनिकल फाइंडिंग और साइन सिम्टम के ज़रिए डायग्नोस किया है, या हमारी जो प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाई है अकॉर्डिंग टू डैट हमें, अगर हम कॉज तक पहुंच गए हैं तो हमें कॉज को ट्रीट करना है। अगर पेशेंट को किसी किस्म की डिफिशियंसी है जैसे कि एनीमिया, प्रोटीन डिफिशियंसी या विटामिन डिफिशियंसी, तो इन डिफिशियंसीज को करेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट, फूड, डाइटरी और ड्रग। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा एनीमिक पेशेंट हो या ब्लीडिंग ज़्यादा हुई हो ऐसी कंडीशन में, और अगर पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है तो एनाल्जेसिया देंगे, उसे पेन कंट्रोल करेंगे, चाहे वो लोकल एप्लीकेशन के ज़रिए, पेरेंट्रल रूट के ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए या रेस्ट ऑफ द पार्ट, ये सारी चीज़ें कराएंगे। इन्फेक्शन अगर मौजूद है तो इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे। रेस्ट ऑफ द पार्ट और लिम्ब, रेस्ट का मेन मकसद ये होता है कि हीलिंग जल्दी हो। अल्सर केयर की जाएगी, उसे क्लीन करना है। डेब्राइड अल्सर क्लीन जो हम करेंगे वो 3 तरीके से करेंगे। सबसे पहले डेब्राइडमेंट करेंगे, दैट इज़ रिमूवल ऑफ डिवेटेलाइज्ड टिश्यूज़,
क्लीनिंग विथ पोवाइडिन एंड नॉर्मल स्लाइन एंड ड्रेसिंग ऑफ द अल्सर। ये जो है अल्सर केयर है या लोकल केयर है। ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करेंगे फॉर इन्फेक्टेड अल्सर। इसमें फ्रामाइसिटिन, सिल्वर सल्फरडियाजीन और म्यूपिरोसिन। फ्रामाइसिटिन, सिल्वर सल्फरडियाजीन और मुपिरोसिन, ये सारे ऑइंटमेंट ट्रॉपिकली हम इस्तेमाल करेंगे जो कि एंटीबायोटिक्स हैं। इफ़ हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ मौजूद हैं तो एंटीबायोटिक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू ग्रो हो जाते हैं उस वक्त जो गैप मौजूद है अल्सर में उसको करेक्ट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ सूचरिंग, स्किन ग्राफ्टिंग और बाय फ्लैप्स। तो जब हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू आ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो प्रोसीजर है ये रिजेक्ट नहीं होगा, और अगर स्किन ग्राफ्टिंग की जा रही है या सूचरिंग की जा रही है तो वो फेल नहीं होगी, एंड जो गैप है इट विल बी करेक्ट और अल्सर विल बी हील्ड एज सून एज पॉसिबल। अब देखना हमें डिब्राइडमेंट क्यों करते हैं, उसका मकसद क्या होता है और डिब्राइडमेंट होता क्या है। डिब्राइडमेंट का मतलब होता है कि ऐसे टिश्यूज़ जो डेड टिश्यूज़ हैं उनको रिमूव कर देना, डीवाइटलाइज्ड टिश्यू को रिमूव कर देना। उसका मेन मकसद ये होता है अगर हम डीवाइटलाइज्ड टिश्यू को रिमूव नहीं करेंगे तो ये सराउंडिंग स्ट्रक्चर को भी अपने साथ इन्वॉल्व करके ख़राब करेगा। तो एंजाइम्स लाइक कोलाजेन आर यूज्ड फॉर डिब्राइडमेंट। समटाइम्स बाय ऑटोलिसिस डिवाइटलाइज्ड टिश्यू रिमूव इटसेल्फ। कभी कभी क्या होता है ऑटोलिसिस के ज़रिए जो डिवाइटलाइज्ड टिश्यू होते हैं वो खुद से निकल जाते हैं, लेकिन अगर खुद से नहीं निकल रहे हैं तो हमें उसे रिमूव करना है। और उसकी साइन ये होती है कि उस वक्त हमें उस पार्ट तक के कट करना है या वो पार्ट तक रिमूव करना है जब तक कि फ्रेश ब्लीडिंग ना हो, उस पार्ट तक ही करना है। और इट शुड बी अंडर प्रॉपर स्टेलाइजेशन। और अब देखना है ड्रेसिंग। हम ड्रेसिंग क्यों करते हैं। मोटो ऑफ ड्रेसिंग ऑफ एन अल्सर, उसका मेन मकसद क्या होता है, अल्सर को मॉइस्ट रखना, सराउंडिंग स्किन को ड्राई रखना, पेन को रिड्यूस करना, जो टिश्यूज़ है हार्ड टिश्यूज़ है इंड्यूरेटेड टिश्यूज़ हैं उनको सॉफ्ट बनाने के लिए या वुंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अगर किसी अल्सर से डिस्चार्ज निकल रहा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। ये सारे मकसद होते हैं किसी अल्सर की ड्रेसिंग के। दैट्स ऑल फॉर टुडे।